तो नाज़रीन, फिफ्थ अंपायर में खुशामदीद। आज का मैच भी पाकिस्तान ने अपने नाम किया। यूं पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर 8 पॉइंट्स पर पहुंच चुका है। अभी एक मैच बाकी है, अगर वो भी जीत चुका तो पाकिस्तान फिर नाकाबिल शिकस्त रहेगा सुपर 12 में। उधर इंग्लैंड की सूरत हाल भी यही है। तो इसी पूरे मैच पे तज्जिया लेते हैं। आमिर भाई हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आमिर भाई, जिस तरह आगाज़ हुआ, पहले 10 ओवर्स तक जिस तरह बमुश्किल उन्होंने रन रोके रखे, हम बमुश्किल 61 रन बना सके, फिर अगले 10 ओवर्स में आप डबल से भी ऊपर चले जाएं, क्या समझते हैं, कैसा कमबैक किया? आई थिंक पाकिस्तान ने इंटेलिजेंट क्रिकेट खेली है। देखिए, आप दुबई में मैचेस खेल रहे थे, आपने शारजा में मैचेस खेले, कंडीशंस टोटली डिफरेंट थी, और ये जो अबू धाबी की कंडीशंस थी वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ थी। यहाँ पे गेंद बाउंस भी हो रहा था, सीम भी हो रहा था, हवा में स्विंग भी हो रहा था, तो एडजस्टमेंट फ़ौरन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। शुरू में उन्होंने ट्राई किया कि ज़रा टेक ऑन करें बॉलर्स को, लेकिन उन्होंने अच्छी बॉलिंग की और अच्छी थिंकिंग इनकी थी कि अभी ज़रा थोड़ी देर रोका जाए, आराम से इनिंग्स को जो है मोमेंटम देंगे। और जो उन्होंने क्रीज़ के ऊपर टाइम स्पेंड किया, ये बात हमने कल भी की थी। कल जब जॉस बटलर ने 100 किया था, उनकी भी ये सिचुएशन थी, नहीं लग रही थी, विकेटें गिरी हुई थी, रोकना शुरू कर दिया, सिंगल्स के चक्कर में आ गए। 10वें ओवर के बाद उन्होंने टारगेट किए हुए थे बॉलर्स, उनको टारगेट किया और बआसानी से उन्होंने एक विनिंग टोटल जो है बोर्ड के ऊपर लगाया। आज इन्होंने यही किया, एब्जॉर्ब किया प्रेशर। उसके बाद मैं समझता हूँ कि आखिरी 4 ओवर्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। अगर आप 16वें ओवर की बात करें तो 126 स्कोर था मेरे ख्याल में, या 16 ओवर्स पे 130 के करीब था। आपने उसके बाद 60 से ज़्यादा रन्स किए हैं, और जो मेरा ख्याल है जो सबसे बड़ा डिफरेंस डाला है वो आखिरी ओवर में डाला है। वो गेम जो है वो नामीबिया से बहुत दूर ले गया वो आखिरी ओवर। लेकिन एक बात आपको अप्रिशिएट करनी होगी कि बड़ी फाइट है नामीबिया की टीम में, बहुत ज़्यादा फाइट। क्रम्पलमैन की बॉलिंग को कैसा देखते हैं? बहुत अच्छी बॉलिंग की, सबने अच्छी की। लिमिटेशन है, देखिए इनकी टीम की लिमिटेशन है, वो वाला एक्सपीरियंस नहीं है, वो वाला टैलेंट नहीं है कि ये बड़ी टीमों को मैच करे। लेकिन अभी तक अगर आप बाकी जो टीम्स हैं जो इवन क्वालिफाइंग राउंड में भी खेली और क्वालिफाई जिन्होंने किया, इनमें और उन टीमों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैं समझता हूँ कि नामीबिया की जो परफॉर्मेंस है वो बांग्लादेश से भी बेहतर है। सही। अगर आप इनकी जो मैच हारे भी हैं, ये इन्होंने फ़ाइट की है, और इनके कुछ प्लेयर्स हैं, जिस तरह विलियम्स का मैंने पहले शुरू में जिक्र किया था, टेक्निकली बड़ा साउंड प्लेयर नज़र आ रहा है। और अगर इनका सिस्टम जो है वो इसी तरह के क्रिकेटर्स जो है प्रोड्यूस करता रहा, तो इनकी क्रिकेट बहुत आगे जाने के चांस है, क्योंकि जो आउटलुक नज़र आती है, टेक्निक के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है, बेसिक्स ऑफ द गेम के ऊपर बड़ा एम्फेसिस है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इन्होंने इस वर्ल्ड कप में अभी तक हार गए हैं, लेकिन दे बीन इम्प्रेसिव। सही। ये नहीं है कि इन्होंने जो है वो बिल्कुल ही हाथ पाँव छोड़ के जो है मेहनत नहीं की, आज भी चेज़ करने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल उन्होंने ट्राई की। देखें कि स्टार्ट जिस तरह हुआ और फिर आप उसको इतने मार्जिन तक ले जाएं, 150 के करीब ले जाएं, तो ये बहुत बड़ी बात। आई थिंक हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। एक टाइम पे लग रहा था कि ये और ज़रा ज़्यादा करीब जाएंगे, लेकिन हारिस रऊफ की जो बॉलिंग थी उसकी वजह से जो दूसरे बॉलर्स हैं वो उनके लिए काम आसान हो गया, क्योंकि उनको पता था हारिस रऊफ को नहीं लग रही है हमें मारने के लिए जाएंगे और उसमें हमें विकेटें भी मिलेंगी और आउट करने के भी चांसेस होंगे। सो हारिस रऊफ ने डिफरेंस क्रिएट किया, लेकिन एक दफ़ा फिर नामीबिया हैज़ बीन वेरी गुड। आमिर भाई, जिस तरह मोहम्मद हफीज़ के हवाले से वो खुश हैं कि तजर्बाकार प्लेयर हैं, उनका कम बैक करना और इस तरह की परफॉर्मेंस देना, उनकी परफॉर्मेंस पे क्या राय रखते हैं? फील्डिंग उस वक्त कमज़ोर पड़ी नामीबिया की, जिसकी वजह से उन्हें भी मार्जिन मिला रन्स करने का, उनका अहाता क्या करते हैं? देखिए, हफीज़ की फॉर्म ख़राब नहीं है, रन्स नहीं हो रहे, रन्स अंडर द बेल्ट नहीं थे। अगर आप उनकी इंडिया के ख़िलाफ़ भी इनिंग्स देखें, आके बल्ले में गेंद लगाए। अगर आप न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ देखें, पहले गेंद के ऊपर आके उन्होंने छक्का मारा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, एफर्टलेस स्ट्रोक था। और जो आउट हुए, जो कैच उनका हुआ, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई और फील्डर होता तो वो कैच कर सकता था। आई मीन वो तो समथिंग एथेरियल ही था कि इतना डिस्टेंस कवर करके और वो डाइव मार के कैच करके, वो भी बाउंड्री के ऊपर पार से ही जाना था। आज की उनकी हिटिंग पे क्या राय रखते हैं जो बाउंड्री तक नहीं पहुंच पा रही? देखिए, हफीज़ को इनिशियली थोड़ी सी पेस चाहिए। सही। क्योंकि बेसिकली तो ये ओपनर थे, बाद में ये मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बने। जब इनको शुरू में आते ही थोड़ी सी पेस मिलती है, ही इज़ अ डिफरेंट प्लेयर ऑल टुगेदर। आपको याद होगा न्यूजीलैंड वाले मैच में फास्ट बॉलर लगा हुआ था जिनको इन्होंने आके एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का मारा। सो इनको जैसे ही
आती स्ट्रोक मिल जाते हैं, जब से ये मिडिल ऑर्डर बैटिंग इन्होंने शुरू की है, आती चौका छक्का जब मिलता है, ही लुक्स ए डिफरेंट प्लेयर। आज आते इनको जो है वो 2-3 बाउंड्रीज मिली, उसके बाद उन्होंने कोई टाइम नहीं लगाया और 30 से ऊपर रन्स बना लिए। इट्स गुड, फॉर्म उनकी ठीक थी, रन्स अंडर द बेल्ट नहीं थे, अब रन्स अंडर द बेल्ट आ गए हैं। सो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। स्पेशली बाबर आजम पे क्या राय रखते हैं? क्या उनकी सेंचुरी मुकम्मल हो सकती थी अगर कुछ मोहतात हो? वो जब डेविड वीज़ा ने उनकी तरफ देखा तो मैं आपके साथ ही बैठा हुआ था, मैं क्या ये कहा होगा कि जा यार तूने सेंचुरी मिस कर दी है, इतने ओवर पड़े हुए और आराम से 100 होता था। लेकिन ई सेट के वेल प्लेड, बहुत अच्छा एफर्ट था क्योंकि आपने टाइम गुजारा पे। सही, इस पे मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन यहाँ पे लेनी है एक शॉर्ट ब्रेक, न्यूज़ ब्रेक है। न्यूज़ ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और फिर देखेंगे आइंदा के प्लान्स क्या हैं। कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। फिफ्थ अंपायर में एक बार फिर से खुशामदीद। आज का पाकिस्तान और नमीबिया का जो मैच था उस पर हम कुछ डिस्कशन पहले कर चुके हैं। अभी तक की हालिया जो परफॉर्मेंस रही, बेहतरीन परफॉर्मेंस आज मोहम्मद रिजवान की रही, मैन ऑफ द मैच वो करार पाए। इब्तदाई तौर पर अगर देखा जाए तो मोहम्मद रिजवान कुछ क्रीज पर टिकने की कोशिश कर रहे थे। उनका LBW एक आउट जो था उसका रिव्यू लिया गया तो पता चला वो नॉट आउट है, तो फिर उसके बाद उन्होंने खुलने की कोशिश की और उसके बाद ग्राउंड के चारों तरफ उन्होंने स्ट्रोक खेले हैं। तो आज की इस इशू पे बात करने के लिए आमिर सुहेल साहब तो हमारे साथ मौजूद ही हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस बीच सीनियर स्पोर्ट्स एंकर याहिया हुसैनी साहब। याहिया भाई, बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ को इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। याहिया भाई, क्या समझते हैं आज का मैच किस तरीके से पाकिस्तान ने शानदार परफॉर्मेंस की? इब्तदाई तौर पे जहां पे लगता था कि 140, 150 या 160 ज्यादातर हो सकते हैं, वहां पे 190 का हदफ देना, तो आज का पूरा मंजरनामा उसको वजह किस तरीके से करेंगे? देखिए यासिर, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस आज है, डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस है। और मैं जो आपसे फर्स्ट सेशन में बात कर रहा था कि ठीक है आपने अपनी टीम में तब्दीलियां नहीं की, रिजवान को मौका देना चाहिए, एतमाद बहाल करने के हवाले से हसन अली को भरपूर मौका देना चाहिए। और आज उन्होंने जिस अंदाज में गेंदबाजी की है, उन्होंने अपनी फॉर्म को वापस लाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान टीम ने नामीबिया के खिलाफ जिस तरह की परफॉर्मेंस की हम उम्मीद कर रहे थे, वैसी ही परफॉर्मेंस टीम पाकिस्तान ने दिखाई है। एक छोटी टीम के खिलाफ बड़ी टीम की बड़ी कारकर्दगी अगर मैं कहूं तो ये गलत नहीं होगा। और इससे अच्छी बात यह है कि मोहम्मद हफीज जो है उनके बल्ले ने भी रन उगले। कोई बात नहीं, आज फखर जमान 5 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन कप्तान बाबर आजम और रिजवान जिनके ऊपर हमारी टीम बैंक कर रही है, जिनकी शराकत हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज दोनों ने बहुत अच्छा चिप इन किया और हमारे बॉलर्स एज यूजुअल बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए। तो अब एक मैच हमारा बाकी रह गया है, हम 4 में से 4 मैच जीते हैं, टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं और पाकिस्तान टीम के लिए शायद मेरे ख्याल में इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती थी। 4 मैच जीत चुके हैं, 3 मैच जीते तो 2009 की तारीख को दोहराएंगे। पाकिस्तान दूसरी बार इंशाल्लाह वर्ल्ड चैंपियन बनेगा इंशाल्लाह। आमिर भाई, अगर हम आगाज़ करें मोहम्मद रिजवान की, जिस तरह हमने परफॉर्मेंस देखी है, क्या समझते हैं कितने टेक्निकल प्लेयर हैं या कितने लकी प्लेयर? देखिए, सरवाइव किया उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप उनके 4 छक्के और 8 चौके निकाल दें जो 56 रन बनते हैं 50 गेंदों में से, अगर आप 12 गेंद परे कर लें तो बाकी जो उन्होंने रन्स किए हैं, मेरा ख्याल है 23 रन बनते हैं, वो बाकी 38 गेंदों पे 23 रन और हैं। तो ये शो कर रहा है कि उन्होंने जब उनकी नहीं लग रही थी तो उन्होंने अपना टाइम जो है गुजारा क्रीज के ऊपर। और इसी तरह की आपको परफॉर्मेंस चाहिए बड़े मैच में, कि कोई आपका टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो है अगर 20 ओवर खेल जाए, आज ये 20 ओवर खेले हैं तो इन्होंने 79 किया है, अगली दफ़ा ये 20 ओवर खेलेंगे तो 100 ही करेंगे। सो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे हम इग्नोर करते हैं कि अगर आपका कोई टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो है वो अगर स्कोर कर रहा है तो वो छक्के मारने के चक्कर में जब आउट हो जाता है तो इन पिचेस के ऊपर नया आने वाला जो बैट्समैन है उसको प्रॉब्लम होता है। कल जॉस बटलर ने भी 100 किया और पूरे ओवर खेले, आज इन्होंने भी पूरे ओवर खेले, 100 नहीं किया, खैर है, अगले मैच में अगर ये पूरे ओवर खेलते हैं तो इंशाल्लाह 100 ज़रूर करेंगे। तो ये अच्छी चीज़ है। इससे कुछ चीज़ें ना बैट्समैन के ऊपर वाज़ह होती हैं कि अगर मैं 20 ओवर खेलूँगा और मेरे साथ ये वाले प्लेयर जो हैं आसपास होंगे
तो हमारा स्कोर जो है वो किसी वक्त भी जो है विनिंग टोटल में कन्वर्ट हो सकता है। हम यही बात कर रहे थे कि आपने 150-60 का सोचना है नामीबिया के ख़िलाफ़ और आपका 180 आराम से हो जाएगा। 190 तो हमने नहीं कहा था, 180 हो जाएगा। सो वही हुआ, स्टेज सेट हुई, विकेटें हाथ में थीं, दोनों बल्लेबाज जो है वो चौके मार रहे थे। इन दी एंड आप एक ऐसा टोटल लगाने में कामयाब हुए जो ऑपोजिशन की वो शकल से बाहर था। सही यही है भाई। आप आखिरी ओवर नमीबिया की समिट की किस नज़र से देखते हैं? 24 रन जो लगे, क्या गलती की उन्होंने जो 24 रन वो खा गए? इसके लिए तो मेरा ख्याल है आपको अबू धाबी जाना चाहिए और समिट से ही पूछना चाहिए कि उन पे क्या गुजर रही थी। रिजवान अगर पूरे स्विंग के साथ बल्लेबाजी कर रहे हों, हफीज उनके साथ नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद हों, रिजवान के पास मारने के अलावा कोई ऑप्शन हो नहीं, तो समिट जो थे वो अपने आप को सेमेंट नहीं कर सके। और जितनी अच्छी बॉलिंग उन्होंने अपने इब्तदाई ओवर्स में की थी, डेथ ओवर में, हालांकि हफीज से पूछा गया जब पहली इनिंग के अख्ताम पर उन्होंने इंटरव्यू दिया कि कुछ ड्यू का रोल है, तो हालांकि वो पसीने में शराबोर थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने फील नहीं किया। लेकिन उसके साथ अगर हम बात करते हैं कि नामीबिया ने मुकाबला अच्छा किया, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। और एक बार फिर जहां आपके बहुत सारे पॉजिटिव हमें दिखाई दिए, वहां पर शादाब की बॉलिंग एक बार फिर एक सवाल बनकर जरूर उभरी है। हालांकि उन्होंने अपनी गेंद पर कैच भी ड्रॉप किया, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो जब सब चीज़ें अच्छी हो रही होती हैं तो फिर आप अपनी इधर उधर की चीज़ों पर निगाह नहीं डालते। लेकिन बहरहाल ये एक सीरियस कंसर्न है आपके लिए। शादाब की बॉलिंग आज भी वो विकेटलेस है। ठीक है, कोई बात नहीं, T20 क्रिकेट में आपको हर मैच में विकेट नहीं मिलती, लेकिन बहरहाल उनका एक रोल है और उस रोल में अभी तक वो हमें दिखाई दिए नहीं। सही। आमिर भाई, आप जब कुली तौर पे एक फतह के करीब होते हैं तो हर डिपार्टमेंट का अपना अपना किरदार ज़रूर होता है, इसी तरह हर प्लेयर का भी अपना अपना किरदार है, लेकिन कुछ चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। शादाब के हवाले से आप पूरे वर्ल्ड T20 में क्या देखते हैं कि उन्हें किस चीज़ की वजह से अभी तक विकेट नहीं मिल सकी? देखिए, जो हम लोगों ने डिस्कशन की है उनके बारे में कि वो गेंद थोड़ा सा लेट रिलीज़ कर रहे हैं, लेग स्पिनर को पहले गेंद फेंक, आज उन्होंने कोशिश की है, इसमें कोई शक नहीं कि हालांकि गेंद गीला भी था, उन्होंने कोशिश की, वो फ्लाइट करने की बॉल कोशिश कर रहे थे, गेंद को जो है वो स्पिन इम्पार्ट बहुत ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे थे, विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, उनको रन्स लगे, विकेट जो है वो गेंद गीले होने की वजह से बल्ले के ऊपर आ रहा था, उनको लग गई, एक विकेट उन्होंने हासिल की। लेकिन ये चीज़ जो है मुझे वो अच्छी लगी कि वो ट्राई करना शुरू किया, उनको आइडिया हुआ है कि वो गलती क्या कर रहे थे। पहले गेंद रिलीज़ करना शुरू हुआ है, ये विकेट डिफरेंट थी, पिच जो थी, अगली जो पिचेस हैं उसके ऊपर हो सकता है, जिस तरह की अबू धाबी की दुबई की पिच है, वहाँ पे इनको और ज़्यादा जो है उससे बाइट मिले विकेट से। तो आई थिंक सही सिमत में आ गया है शादाब। और जहाँ तक आप स्मिथ की बात कर रहे हैं कि उनको क्या हुआ, देखिए इनएक्सपीरियंस है, रिजवान बहुत एक्सपीरियंस बैट्समैन है, वो राउंड द विकेट आ रहे थे और उस एंगल से लेफ्ट आर्म बॉलर जो है वो विकेट की तरफ बॉल फेंकता है। पहले उन्होंने उनको स्वीप मारा, फाइन लेग पे चौका मारा, फिर इधर शॉट मारा, उनको फोर्स किया कि ऑफ स्टंप के बाहर गेंद करें, वहाँ से उन्होंने दूसरी तरफ शॉट मारने शुरू कर दिए। एक्सपीरियंस वन, इन एक्सपीरियंस को मार पड़ गई। यही भाई, अगर आप देखें ट्रम्पलमैन के डेविड वीजे की जो पहले की ओवर्स हैं, पहली 4 ओवर्स अगर हम लगा लें तो उसमें रिजवान ने भी गुफ्तगू करते हुए कहा था कि बॉलर्स एक ही जगह पे मुसलसल बॉल करा रहे थे, यानी लाइन और लेंथ उनकी एक जैसी थी। तो ऐसी मुस्तहकम मिजाजी अगर अगले इंटरनेशनल मैचेस के अंदर नमीबिया दोबारा से आती है और इसी तरीके से परफॉर्म करती है तो उनके मुस्तकबिल के इम्कानात कितने रोशन हैं? देखिए यासिर रशीद साहब, एक लंबा सफर है नामीबिया के लिए और मॉर्नर मोकल उस टीम के साथ एसोसिएट हैं, लेकिन अभी इस टीम को एक लंबा सफर तय करना है। कोई शक नहीं है कि इस ग्रुप में ये एक तगड़ी टीम थी और स्कॉटलैंड को इन्होंने हराया है, क्वालिफाई करके 12 टीमों में इन्होंने जगह हासिल की है और इंटरनेशनल क्रिकेट में आयरलैंड, स्कॉटलैंड के बाद एक और टीम जो है वो कुव्वत बनकर उभर रही है। अच्छी बात है, अब 12 टीमों के पास टेस्ट स्टेटस है। तो इनके लिए मैं यही कहूँगा, होप फॉर द बेस्ट। लेकिन अभी आप जो रिजवान की बल्लेबाजी दिखा रहे थे,
देखिए रिजवान नो डाउट बड़ी अच्छी उन्होंने कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। उन्होंने अहमद शहजाद के बाद पाकिस्तान के दूसरे बल्लेबाज होने का एजाज हासिल किया, जिसने T20 वनडे टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी स्कोर की। कदाफी स्टेडियम में उन्होंने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 हिस्सों की इनिंग्स खेली। लेकिन ज्यादातर क्रिकेट जब उनको इनिंग का आगाज करने का फैसला किया गया तो न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इस तरह की कंडीशंस में उन्होंने बल्लेबाजी की थी। और जब वो यूएई में खेलने के लिए जा रहे थे तो एक आम तासुर यही था कि उनको यहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बॉल जो है वो घुटने से ऊपर आता नहीं है। और अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर बल्लेबाजी करना इब्तदाई ओवर में इतना आसान था नहीं, और इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप में टफ टाइम दिया रिजवान को और बाबर आजम को। बहुत लकी रहे कि नॉट आउट रहे, उसके बाद दोनों ने जो है वो विकेट पर ठहरने के बाद रन भी हासिल किए। बट अगर अच्छा बॉलिंग अटैक होता, कोई तगड़ी टीम होती, तो डेफिनेटली रिजवान के लिए इतना आसान होता नहीं। और अगले आने वाले मैच भी इतने आसान होंगे नहीं आपके ओपनर्स के लिए, क्योंकि नामीबिया इतनी बड़ी टीम है नहीं। आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि पहले 6 ओवर आपने अच्छे नहीं खेले, फिनिश आपका अच्छा हुआ है। लेकिन ये हकीकत है कि अगर कोई अच्छी टीम आपके सामने खड़ी होती तो वो आपको इन 6 ओवर का जो है वो पूरे 14 ओवर में जो है वो पे करवाती। सही। आमिर भाई क्या राय रखते हैं, पहले 6 ओवर्स में पाकिस्तान को जिस तरह मुश्किलात था, टीम वैसी थी जिस तरह याहिया भाई भी कह रहे हैं कि आपने कम बैक किया और आप इतना बड़ा टोटल बनाने में कामयाब हो गए। अगर कोई बड़ी टीम हो तो फिर स्ट्रेटेजी क्या तब्दील होनी चाहिए? देखिए बड़ी टीम होती तो फंस जाते हैं आप, और बड़ी टीम होती तो ये जो गेंद बीट हुए हैं तो ये एज भी लगता है। आप लकी होते हैं, आपकी फॉर्म जब लगी होती है तो इस तरह की गेंद आप बीट हो जाते हैं, एज नहीं लगता। जब आपकी किस्मत आपके साथ नहीं दे रही होती, यही वाले बॉल जो है जब आप आउट ऑफ फॉर्म हो, यही वाले बॉल आपका एज लेके जाते हैं। तो आज एज नहीं लगे। मैं समझता हूँ कि दोनों बैट्समैन जो थे वो जब इस तरह का गेंद सीम एंड स्विंग होना शुरू हो जाए तो आपको फुटवर्क आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने गेंद की लाइन में आना है। जब आप गेंद की लाइन में आना शुरू करते हैं तो उसके बाद जो है आप गेंद को गैप में भी खेलना शुरू कर देते हैं। बेसिकली वो वही T20 वाला माइंडसेट था जिसकी वजह से वो एकदम से एडजस्ट नहीं कर पाए। जो अच्छी चीज़ है कि गेंद बीट होते रहे। सो ओपनर्स को ये ज़रूरी है कि जब इस तरह की सिचुएशन हो जहाँ पे गेंद घूमना शुरू कर रहा है, बाउंस हो रहा है, तो आपने टेक्निकल आपने सोचना है कि मैंने गेंद की लाइन में आना है। फुटवर्क आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर फुटवर्क अच्छा होता तो ये गेंद जो बीट हो रहे हैं आप उसको 20 में लेके पॉइंट की तरफ अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तानी किस प्लेयर का फुटवर्क आपको बेहतरीन लगा? देखिए बाबर आजम का फुटवर्क ज़बरदस्त चल रहा है। सही। और आई थिंक शोएब मलिक का फुटवर्क बहुत अच्छा है। सही। आसिफ को तो फुटवर्क यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी वही खड़े होके चक्के लग रहे हैं। सो बेसिकली मैं फ्यूचर रेफरेंस कि इस तरह की सिचुएशन हो तो आपने फिर एज ए बैट्समैन अपने आप को कहना है कि भाई फुटवर्क, गेंद की लाइन में आना है। अगर आप ये करना शुरू कर दें तो आपके लिए चीज़ें आसान होनी शुरू हो जाती हैं। सही। याहिया भाई आप क्या राय रखते हैं, आज एक तब्दीली की गई कि टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया गया और जो टीम थी वो तो सेम रही। क्या समझते हैं सेमीफाइनल के अंदर अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, आज तो मद्दे मुकाबिल नामीबिया थी, तो क्या सेमीफाइनल में हमें आसानी होगी, इस तजर्बे से कोई फायदा होगा? देखिए यासिर रशीद साहब, क्रिकेट के खेल में हर दिन नया दिन होता है, हर सेशन जो है वो आपके लिए एक नया चैलेंज बनकर आता है। हम क्रिकेट के खेल में ये इस्तेलाह ज़रूर इस्तेमाल करते हैं कि जनाब हमने अपने आप को ट्राई आउट कर लिया, आगे आने वाले मैचों के लिए हमने अपनी मनसूबाबंदी को वज़े कर लिया है, हमने चीज़ों को जो है परख लिया है, चीज़ों को जांच लिया है। लेकिन हकीकत पसंदाना बात यह है कि ज़रूरी तो नहीं है कि बड़े मैच में टॉस आपकी मर्जी का सिक्का जो है ज़मीन पर गिरेगा। तो जो हो गया आपको उसको भूल जाना चाहिए, और अच्छी टीमें वही होती हैं जो कि आगे आने वाले चीज़ों के ऊपर यकीन रखती हैं। हाँ, एक अच्छी बात थी कि आज हमारे बैट्समैनों को फॉर्म की ज़रूरत थी और नामीबिया के खिलाफ हमने जो है वो टॉस जीतकर बैटिंग की। रिजवान फॉर्म में वापस आए, बाबर आजम ने 50 से ज़्यादा रन की इनिंग खेली, हफीज़ के बल्ले पर बॉल आया, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक बड़ा अच्छा साइन रहा। दूसरी तरफ हमारे बॉलर्स ने इस टूर्नामेंट में जो है वो टारगेट को डिफेंड किया, बहुत अच्छे अंदाज में डिफेंड किया। एक बार फिर हमारी बॉलिंग में हारिस रऊफ का रोल जो था वो बहुत उभर कर सामने आया और हारिस रऊफ के अगेंस्ट
डरे हुए नजर आए नामीबिया के बैट्समैन, तो ये अच्छी साइन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। गुड गोइंग कहूंगा मैं इसको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। हर चीज जो है वो वर्क कर रही है, और जो दो एक हमारे कंसर्न थे और वो भी आज के मैच में जो है वो थोड़े से दूर हो गए हैं। तो अब मुझे लगता है ये हमारी जो 11 खेले हैं, और सरफराज बाहर मुस्कुराते हुए हंसी मजाक करते हुए दिखाई दे रहे थे, उनका वर्ल्ड कप इसी तरह खत्म हो जाएगा, और मुझे लगता है कि ये 11 ही खेलेंगे। मुझे याद है जब हम लोग बैठे हुए थे तो तीनों की मेरा ख्याल है वसीम था, वो सरफराज और ये थे हैदर अली बैठे हुए, वो आपस में बात कर रहे थे। तो मैंने यही कहा कि ये आपस में यही बात कर रहा, असी आए कद लिया। आज ही मौका था कि एक आधे को मैच मिल जाता, वो भी सही किया। एक खुशाइद बात है कि लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो रहे हैं, हमारा जो टीम कॉम्बिनेशन है वो मज़ीद कामयाबियां समेट रहा है। आमिर भाई क्या समझते हैं, मोहम्मद हफीज़ एक अच्छे वक्त में कितने लकीर हैं? देखिए अच्छी शॉटें मारी उन्होंने, इम्प्रोवाइज़ किया। अब देखिए कोई अगर बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म हो, मैं नहीं समझता कि हफीज़ आउट ऑफ फॉर्म थे। मैंने पहले भी आपको कहा उनके बल्ले में गेंद आ रहा था, सिर्फ शॉर्ट ऑफ रन्स थे, आउट हो गए, एक दफ़ा आउटस्टैंडिंग कैच हो गया, लेकिन एक्सपीरियंस है। आप देखें इम्प्रोवाइज़ कर रहे थे, कोई इन्होंने मिस हिट नहीं की, और ये जो गेंद ऊपर गया उन्होंने खुद जानबूझ के स्लाइस किया क्योंकि उस साइड पे फील्डर कोई नहीं था। सो उन्होंने एंगल्स बड़े अच्छे यूज़ किए जो बॉलर्स ने क्रिएट किए, और ये बहुत अच्छी बात है कि बड़े मैच से पहले जो है उनके बेल्ट के अंडर रन्स आए हैं, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। बॉलिंग में भी ठीक थे, बॉलिंग भी उन्होंने अच्छी की। सो जिस तरह मैंने पहले कहा कि वो आपकी टीम में वो काफ़ी कुछ जो है कप्तान के लिए लेके आते हैं, लग्जरी लेके आते हैं, बॉलिंग भी करवा सकते हैं उनको, बैटिंग आप उनको नंबर भी चेंज करके ऊपर भी भेज सकते हैं उनको अगर आपको क्विक रन्स चाहिए। सो एक्सपीरियंस उनका है, तो ये खुशाइन चीज़ है पाकिस्तान के लिए कि ये भी अच्छा आज कर गए, और उसके साथ हसन अली भी। यही भाई, जिस तरह हम जब प्री मैच ट्रांसमिशन कर रहे थे आपने कहा था कि अनप्रेडिक्टेबल हमारी टीम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम गुज़श्ता 4 मैचेस देखें जिस तरह की मुस्तहकम मिजाजी हमें देखने में आई है, क्या बड़ी वजह समझते हैं, वो उनसर कौन सा है जिसकी वजह से टीम का कॉम्बिनेशन बड़ा बेहतरीन जा रहा है, कामयाबियां हमें पैर दर पे मिलती जा रही हैं? यासिर रशीद साहब, इसका एक ही जुमले में जवाब दूंगा, अच्छा वक्त। आमिर भाई कितना अच्छा वक्त लगता है आपको? देखिए अच्छा वक्त और कंडीशंस जो हैं वो पाकिस्तान को सूट कर रही हैं। अगर इन्हीं कंडीशंस को आप उलट कर दें, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, पाकिस्तान को सूट करती हैं, लेकिन बहुत सी कंडीशन जिस तरह श्रीलंका को पिच सूट कर रही थी, इंडिया को भी कंडीशन सूट कर रही थी, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाए। हमारी टीम के अंदर वो जो जेलिन हो चुके हैं तमाम खिलाड़ी, उसकी बुनियादी वजह क्या लगती है? देखिए एक तो प्रेशर बहुत ज़्यादा था सही परफॉर्म करने का, उसके बाद इनको समझ आ गई कि हमने इन पिचेस के ऊपर हमने स्ट्रैटेजी क्या बनानी है। डेफिनेटली मैथ्यू हेडन ने हेल्प किया होगा कि भाई आपकी बैटिंग अप्रोच ये होनी चाहिए, ओपनर्स स्पेशली वो ओपनर रहे हैं तो उन्होंने इनको बताया होगा कि ओपनर्स कितने इंपॉर्टेंट है। कि देखें कई दफ़ा ओपनर्स जो हैं सिर्फ उनका जॉब ये नहीं है कि नया बॉल खेलना है, ओपनर्स ने कई दफ़ा ये देखना होता है कि यार मेरे जो नीचे आने वाले बैट्समैन हैं कई दफ़ा डरे होते हैं, कई दफ़ा वो उनकी फॉर्म अच्छी नहीं होती, कोई प्रेशर उनके ऊपर होता है, तो आपको अंदर जाके मुश्किल हालात में भी इस तरह प्रिटेंड करना होता है, आपको थोड़े से चांसेस लेने होते हैं, चांस लेके चौके मारने होते हैं, ताकि मुश्किल कंडीशंस में जो ड्रेसिंग रूम में मैसेज जा रहा है कि यार यहाँ तो ये तो आराम से खेल रहे हैं, कुछ भी नहीं है। रवैया कितना मैटर करता है। आप ये देखें कि जितनी शॉट्स लगी, मैथ्यू हेडन के वहाँ पे जज्बात देखें, कहीं पे वो अपनी कॉपी के ऊपर वो टाइपिंग करना शुरू कर देते हैं, कभी वो घोड़ा दौड़ाना शुरू कर देते हैं। यानी इस तरह का जब आप हौसला बढ़ाते हैं खिलाड़ियों का तो उससे खिलाड़ी किस हद तक मजबूत होता है? देखिए जब कोई अच्छी शॉट लगी है ना तब उन्होंने इस तरह के जेस्चर दिए हैं, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने कहा इसने तो अब घोड़ा दौड़ना शुरू हो गया है, उसने कहा अब ये जो है प्रोफेसर साहब शुरू हो गया है लिखना। सो उनके जेस्चर बता रहे हैं कि वो भी रिलैक्स्ड है, उनको अपनी टीम के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये इन कंडीशंस में बहुत अच्छा कर सकती है। देखिए इंडिया की जो आपने क्वेश्चन किया है वो ऑरा में फंसे हुए थे, एक माइंडसेट में फंसे हुए थे, हमने आना है। और हर बैट्समैन ने देखिए टीम होती है, जो भी आया है उसने आके अपनी प्रधानमंत्री दिखाने की कोशिश की है और आके कि मैंने छक्के मारने जी, मैं हीरो हाँ। इस तरह काम नहीं चलता। आपने टीम इसलिए होती है, आपने एक दूसरे के लिए खेलना है। जब आप एक दूसरे के लिए खेलेंगे तब आपको रिजल्ट जो है अच्छे मिलेंगे।
जो भी आया उससे छक्के मारने की कोशिश की है, इधर नहीं लग रहे, सही, इसलिए वो पीछे रह गए। उसके बाद आप श्रीलंका की भी देख लें, श्रीलंका के भी बैट्समैनों का यही प्रॉब्लम है, जो भी आया है उससे ये नहीं किया कि मैं थोड़ा सा आराम से टॉप ऑर्डर बैट्समैन आराम से खेलूं, आए हैं और फ्लैम्बॉयंस, जो भी टीम है उन्होंने आके एक ही स्टाइल से खेलने की कोशिश की, अडेप्टेशन नहीं थी। इसीलिए हालांकि मैं समझता हूं कि श्रीलंका की टीम के पास रिसोर्सेज थे। उस राउंड में भी आप देखिए जितने भी वो मैचेस हारे हैं बड़ा क्लोज जाके हारे हैं, ये नहीं कि वन साइडेड हारे, थोड़ा सा और एफर्ट, थोड़ी सी और ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ी सी और मैच्योरिटी दिखाते तो इनका बहुत ज़्यादा चांस था सेमीफाइनल में आने का। बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छी थी इनकी। सही, यही है भाई। आज शाहीन शाह अफरीदी की आप परफॉर्मेंस को किस नज़र से देखते हैं कि जब पिच रिपोर्ट पेश की जा रही थी तो उनसे एक्सपेक्टेशंस वजह की जा रही थी कि शायद वो आज विकेट्स लेने में कामयाब हो जाएं, क्या ये समझते हैं कि मुखालिफ टीम ने उनको फोकस किया हुआ था और उसका फ़ायदा हारिस रऊफ को मिला? देखिए, आज एक तब्दीली की पाकिस्तान टीम ने टॉस जीतकर जिस तरह पहले बैटिंग का फैसला किया, तो आज नई गेंद जो है वो इमाद वसीम ने नहीं की, हसन अली आज नया बॉल करने के लिए आए, अगर आपने नोट किया हो। जहां तक शाहीन शाह अफरीदी की आप बात कर रहे हैं, तो देखें शाहीन शाह अफरीदी ने तो अपने आप को प्रूव कर दिया है और उनके हवाले से जो नामीबिया के बैट्समैन थे उनको उनकी अहलियत का, उनकी काबिलियत का बेहतर अंदाजा था और उन्होंने उनकी गेंद पर ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की। और आज हसन अली जो थे वो शुरू से ही जोर लगाते हुए दिखाई दे रहे थे और आज उन्होंने उस पिच की कंडीशन का बेहतर अंदाज में फ़ायदा उठाया, अपने एतमाद को बेहतर अंदाज में उन्होंने बढ़ाया, जो आगे आने वाले मैचों में डेफिनेटली टीम पाकिस्तान के काम आएगा। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस टूर्नामेंट में, वो दीगर टीमों में और पाकिस्तान टीम में जो चीज़ सबसे नुमाया है वो पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाजी का तिकोन है, जहाँ पर आपको हारिस रऊफ जैसा हीरा नजर आएगा, जहाँ पर आपको शाहीन शाह अफरीदी यहाँ पर नजर आएगा, यहाँ पर आपको हसन अली नजर आएगा। आमिर सुहेल साहब की मौजूदगी का मैं फायदा उठाते हुए ये जानने की कोशिश करूंगा कि आमिर सुहेल साहब चंद महीने पहले यही हारिस रऊफ थे, यही शाहीन शाह अफरीदी थे, ना इनसे टेस्ट मैच में बॉलिंग हो रही थी, ना इनसे वाइट बॉल गेम में गेंदबाजी हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पर वर्नन फिलेंडर हैं जिनको अपने मुस्तकबिल का पता नहीं है, बट वकार यूनुस ऐसा क्या कर रहे थे इनके साथ कि वो सही जगह पर गेंद डाल नहीं आपके रहे इसी थे। सवाल का जवाब मैं ब्रेक के बाद आमिर भाई से लेता हूं कि क्या वजूहात थी कि यही प्लेयर जो माजी करीब के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाए और अब हालिया परफॉर्मेंस उनकी आपके सामने है। तो यही अफरीदी साहब हमारे साथ ही मौजूद होंगे। नाज़रीन, यहाँ पे लेनी हमें एक शॉर्ट ब्रेक, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। यहिया भाई, आजकल दो ही स्टार्स के चर्चे हैं, एक तरफ शुएब अख्तर साहब हैं, दूसरी तरफ शाहीन शाह अफरीदी हैं। तो प्री मैच ट्रांसमिशन में आपने मुझे शुएब पुकार दिया था, तो मैं फ्लो में आपको अफरीदी बोल के हूँ, तो उस पर मैं माजरत चाहता हूँ। नहीं, आपके चैनल पे तो हारून रशीद साहब का बड़ा तस्करा रहता है, क्रिकेट बोर्ड वाले हारून रशीद तो जो है वो आउट हो गए हैं। आपने हिसाब बढ़ा दिया है, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। नहीं, याया के सवाल का जवाब देने से पहले भाई आपको इस प्रोग्राम में बुलाया था कि आपने जवाब देने हैं, ये एंकर भी नहीं रह सकते सवाल करने से, कहाँ से कहाँ ले गया प्रोग्राम। देखिए, बेसिकली जो कोच का काम है, सबसे पहले उसने प्लेयर से पूछना है कि वो कहाँ पे कंफर्टेबल है, वो क्या करना चाहता है। आप एज ए कोच अपने आप को इम्पोज नहीं करते। जब प्लेयर के साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ पे पहुँच जाता है, ट्रस्ट लेवल वहाँ पे पहुँच जाता है, फिर प्लेयर आपके पास जब खुद आके आपसे बात करता है कि यार मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है या मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मैं इस एरिया पे इम्प्रूव नहीं कर रहा, तो फिर जब आप उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं वो एब्जॉर्ब भी होती है सही, और उसके बाद उसके रिजल्ट भी आते हैं। अगर आप अपना आप थोपेंगे किसी के ऊपर, थोपेंगे, अगर वो उससे नहीं हो पा रहा तो उस बेचारे का कसूर नहीं है, मे बी उसकी एबिलिटी नहीं है। सो कोचेस को ये देखना है कि ये क्या ये वो वाला काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। देखिए, अगर जावेद मियादाद कोच हो या विव रिचर्ड कोच हो, वो आके मुझे ये कहें कि आप हमारी तरह खेलो, मैं नहीं खेल सकता, मेरी वो एबिलिटी नहीं है जो दोनों में है। हर एक की अपनी क्लास, ठीक है। अब उसमें ये है कि जो उनसे रिक्वायरमेंट है वो ये है कि वो मेरी गेम को देख के मुझे ये कहें कि आमिर सुहेल किस तरह इंप्रूव कर सकता है, अपनी नीश में रह के, अपनी एबिलिटी में रह के, और अपनी एबिलिटी को एनहांस किस तरह कर सकता है। तो ये कोच का काम होता है। हमारे कोचेस का ये ट्रेंड नहीं है।
आप आते हो, ठीक है, आप तो आमिर नाम सोहेल साहब एक बात तो तय हो गई ना, क्या? आमिर सोहेल साहब एक बात तो तय हो गई थी, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब जो पेट्रन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने रमीज हसन राजा साहब को मानी साहब की जगह पीसीबी का चेयरमैन नामजद करके अच्छा फैसला किया या नहीं किया ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन रमीज हसन राजा ने वकार यूनुस और मिसबाउल हक को सीधा पैगाम देकर जो ये खुद बात कर रहे हैं कि अगर हम छोड़ते नहीं तो फिर हमारी शायद इस टीम में जगह नहीं होती, अच्छा फैसला तो किया। देखिए, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि उन्होंने खुद छोड़ा है। अगर उन्होंने खुद छोड़ा तो या फिर तो इनको मेरा ख्याल है क्रिकेट के पास नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट ओवर और उससे पहले ये छोड़ के चले गए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने इनको निकाला भी है तो मैं समझता हूँ कोई दानिशमंदा फैसला नहीं था। मैं बताता हूँ, हाँ। उसका ये तरीक़ेकार था, आप एडिशनल इनको ले आते हैं एज कंसल्टेंट्स। सही निकालने वाला जो इतना क्लोज आके ये अगर आप मुझे ये बताएं कि आपकी टीम परफॉर्म ना करती, खुदा ना खास्ता कंडीशंस आपको मिल गई, प्लेयर आपके इन कंडीशंस में सूट करते थे अच्छा करके, अगर ना करते तो क्या होता? बेसिकली आपने हर चीज़ कवर करनी होती है। आप एक वो क्या कहते हैं नुक्कड़ से दूसरी नुक्कड़ तक नहीं जा सकते। में जवाब बनाते हैं फैमिली को टाइम देने का, तो फिर उसके बाद बात सिंपल सी है, हमें जो करने की चीज़ें हैं, देखिए बलूचिस्तान की टीम कब से जो है फर्स्ट क्लास या दूसरे स्टेटस में खेल रही है, कभी उधर कोई गया है वहाँ पे क्रिकेट इंप्रूव कराने के लिए? आज भी बलूचिस्तान की या कोयटा की टीम खेलती है, 90% बाहर से लोग खेल रहे होते हैं। ओके, आपका कोई कोच इस काबिल नहीं है जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो आपके यंगस्टर को कोच कर रहा है कि वो ऊपर आके कोचिंग कर ले। तो जो यंगस्टर को गलत सिखाया जा रहा है, इसका मतलब तो है जान की अमान पाऊं तो यासिर रशीद साहब ने एक लुकमा दिया, मैं उस सवाल की शक्ल में आपके सामने रखना चाहता हूं। दोनों मेरे पीछे पड़ गए। आपने फोन के ऊपर कोई वो लाइन तो नहीं सेट में? मैं खामोश हूं इस बारे में, लेकिन वो टेलीविजन पर बैठे हैं। हाँ, वही ना, वो फैमिली को टाइम देना था ना। वो क्रिकेट फैमिली की बात कर रहा हूँ। चले, अच्छा क्या कहना चाह रहे हैं आप याया हुसैनी साहब? आमिर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर हम बात करते हैं टूर्नामेंट में स्पिनर के किरदार के हवाले से, और हम फर्स्ट स्पेल में भी बात कर रहे थे कि कल जो श्रीलंका के इतने ज्यादा बड़े नाम वाले स्पिनर नहीं है, उन्होंने कल बड़ा बांध कर बॉलिंग की। आज भी अगर हम देखें तो 8 ओवर जो है वो बाबर आजम ने 3 बॉलर से पूरे करवाए, 1 ओवर हफीज ने किया, 3 इमाद ने किए, 4 ओवर उन्होंने शादाब से कराए। शादाब वाइट बॉल क्रिकेट के वाइस कैप्टन भी हैं, तो उनको टीम में भी रखना है, उनको जस्टिफाई भी करना है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस टूर्नामेंट में जो अफगानिस्तान के स्पिनर्स की परफॉर्मेंस रही है, भारत को तो बिल्कुल हम साइड में कर देते हैं। अब बांग्लादेश के स्पिनर्स की अगर हम बात करते हैं, वो भी कुछ इतना अच्छा कर नहीं पाए। आप इसको किस तरह देख रहे हैं कि 2015 वर्ल्ड कप की 8 टीमों में एशिया की 4 टीमें थी, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, लेकिन इस टूर्नामेंट में श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश जो है वो टोटली स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं ऐसी पिचेस के ऊपर जहां कहते हैं कि स्पिनर जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं। या उसकी वजह यह है कि हालांकि इनके पास बॉलिंग अटैक भी अच्छे हैं, लेकिन बैटिंग का वो स्टैंडर्ड नहीं है। देखिए, टीम में बॉलर्स और बैटर्स ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा बॉलिंग साइड को कि मेरी बैटिंग जो मेरी बैटिंग लाइनअप है उसकी एबिलिटी ये है, और हमने उस एबिलिटी के मुताबिक, अगर हमारी वो एबिलिटी नहीं है, हमने उसको ऊपर करना अपनी एबिलिटी को। अगर बैटर्स हैं उनकी एबिलिटी ज़्यादा है तो वो अपनी बॉलिंग को गेज करते हैं, वो कहते हैं ओके ये हमारे जो प्लेयर्स हैं, बॉलर्स हैं, ये 160 डिफेंड कर सकते हैं, हमने क्या करना है 20 रन का कुशन देना। वो अपनी एबिलिटी को एनहांस करते हैं, वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को ऊपर लेके जाते हैं, वो कोशिश करते हैं हम 180 के ऊपर लेके जाएं अपना टोटल, ताकि बॉलर्स को और ज़्यादा आसानी हो। ये इसको कहते हैं जेलिंग। तो एक सवाल आमिर साहब से मैं गौर करना चाहूंगा। आमिर भाई, सर आप ही की टाइम करन दो, आज खुलन दो ना, चलो पूछे जी। आमिर भाई, अगर इंडिया के बॉलर्स की हम बात करते हैं, कुछ इतने कलर में नहीं थे, ऑफ कलर, भुवनेश्वर कुमार, शामी और जो उनके दूसरे बॉलर थे जसप्रीत बुमराह हमें दिखाई दिए, बट जहां रिजवान और बाबर को अच्छे बॉलर को फेस करना पड़ा तो हमने देखा कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं। आप न्यूजीलैंड का मैच उठाकर देख लें, आप आज का मैच उठाकर देख लें, आप अफगानिस्तान का मैच उठाकर देख लें, तो क्या आपको नहीं लगता कि बड़ा सीरियस काम करने की जरूरत है पहले 6 ओवर के हवाले से? बिल्कुल। देखिए, या कई दफ़ा यह है कि आपको जो है इन पिचेस के ऊपर एक क्वेश्चन होता है कि आप आराम से खेलो।
आप देखो कि इंग्लैंड की टीम भी जो है उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 47 रन बनाए 10 ओवर्स में। आप ऑस्ट्रेलिया को भी देख लें, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। कई दफ़ा आपको अडेप्ट करना पड़ता है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, हाँ शर्त उसकी ये है कि अगर आपने इतने ज़्यादा ओवर खेले हैं तो फिर जिस तरह जॉस बटलर ने पूरे ओवर खेल के टोटल एक बड़ा लगा के दिया अपनी टीम को, जिस तरह आज रिजवान आखिर तक खेले, मेक श्योर कि आपका टीम का टोटल जो है वो उस जगह पे जाए। अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं कोई बात नहीं, वो मेहनत कर रहे हैं, उस स्ट्रगल में भी वो टीम को आगे लेके जा रहे हैं। हाँ, उसमें एक चीज़ अगर ये करनी शुरू कर दें कंसिस्टेंटली, सिंगल्स का लेना ज़्यादा कर दें तो ये और ज़्यादा इनका कंफर्ट लेवल आ जाएगा। यही है भाई। अब मैं सवाल कर सकता हूं आपसे? जी यासिर रशीद साहब, आपको इजाजत है। सर क्या समझते हैं आज के दिन बाबर आजम की परफॉर्मेंस कैसी रही? वो सेंचुरी कर सकते थे अगर हम देखें, मैं अगर गलत नहीं हूं तो जोस बटलर इस वक्त इस टूर्नामेंट के अंदर सबसे हाई स्कोरर हैं, 214 हैं गालिबन उनके। तो अगर आज वो अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर लेते तो वो जॉस बटलर को पीछे छोड़ सकते थे। तो आज क्या उन्हें मुस्तहकम मिजाजी नहीं दिखानी चाहिए? या फिर आमिर भाई इस चीज का ज्यादा बेहतर अंदाज में जवाब दे सकते हैं, बट मैं यहाँ पर ये जरूर ऐड करना चाहूंगा आपके सवाल के जवाब में कि रिजवान ने रन बॉल किए हैं रन्स, बट अगर आप देखो तो रन बनाने की ज्यादा जिम्मेदारी बाबर आजम के कंधों पर थी। इस चीज को आपको सीखना होगा, समझना होगा कि आप T20 क्रिकेट में सिर्फ छक्के चौकों से रन नहीं करेंगे। एक ऐसी सिचुएशन में जहां सारा बर्डन आपके ऊपर है तो आपको इस चीज को भी रियलाइज करना होगा कि आपका पिच पर रुकना इंपॉर्टेंट है, इम्प्रोवाइज आपको करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज आमिर भाई की मौजूदगी का मैं यहाँ फायदा उठाना चाहूंगा कि अब बाबर आजम जो है उनको आप ये नहीं कह सकते कि वो मिडिल ओवर में जो है वो रन्स ले सकते हैं, क्योंकि वो टॉप ऑर्डर में ही खेलते रहे हैं और टॉप ऑर्डर में जो ओपनर होता है उसके बल्ले से गेंद लगा, उसको गैप में ले, उसने रन्स कर लिए। अब बाबर आजम मिडिल ऑर्डर में खेले नहीं है, तो जब मिडिल ऑर्डर की बात आती है, जब मिडिल ऑर्डर में गेंद करने वाले बॉलर आते हैं, फील्डिंग ओपन हो जाती है, तो बाबर आजम को हमने देखा कि वो स्ट्रगल करते हैं, वो लंबी शॉटें नहीं मार सकते। तो ये चीज जो है इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते उस तरह, तो वहां पर वो आके फंसते हैं। आपने देखा कि रिजवान ने पूरा टाइम लिया। आप जोस बटलर की बात कर रहे हैं, आप शारजा में इंग्लैंड और श्रीलंका के मैच की बात कर रहे हैं, वहां पर इंग्लैंड के बैट्समैनों ने जब उनसे रन नहीं हो रहे थे, बांधकर बॉलिंग कर रहे थे श्रीलंकन स्पिनर्स, तो उन्होंने सिंगल डबल के ऊपर इन्हिसार किया, स्कोर बोर्ड को वो रोटेट करते रहे। इस चीज को सीखना होगा आपके बैट्समैनों को, खासतौर पर बाबर आजम। देखिए, बाबर आजम की जहाँ तक बात कर रहे हैं, अब बाबर आजम ने थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना शुरू किया है। आई थिंक जो करने की ज़रूरत है, और थिंकिंग और ज़्यादा क्लियर करने की ज़रूरत है। आपको ऑनेस्ट जो है होना पड़ता है एक दूसरे के साथ। जब आप खेल रहे हैं, आपकी टीममेट्स को पता होना चाहिए कि ये बैट्समैन जो है इन ओवर्स में आके इसकी लिमिटेशन है, तो उनका काम ये कर देना चाहिए कि वो सिंगल लेके स्ट्राइक फीड करें जो हिट मारने वाला बैट्समैन है। उससे यह है कि बाबर आजम को एक क्वेश्चन मिलेगा कि वो सारे ओवर खेलें। आपका एक टॉप ऑर्डर जो बैट्समैन है वो सारे ओवर खेलेगा तो आप गिरते पड़ते भी या एक फाइटिंग टोटल बोर्ड के ऊपर लगा सकते हो। लेकिन आमिर सोहेल साहब, यहाँ मसला ये था ना कि दोनों एक जैसे बैट्समैन थे, दोनों उस तरह हिटिंग नहीं कर सकते थे, तो इसलिए बाबर आजम को चार्ज करना पड़ा। लेकिन रिजवान की आज नहीं लग रही थी। बेसिकली तो रिजवान हिट मारने वाले बैट्समैन हैं, लेकिन ये आपकी बात ठीक है, ये कंसर्न है, लेकिन उसको आप ओवरकम इसी तरह कर सकते हो कि आप देखिए वो प्रेशर फिर आया फखर जमान के ऊपर, उनको आते ही चार्ज करना पड़ा और वो नहीं कर सके। ये तो या होता है, ये तो होता है। अब आप जो खामियां जो उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं वो हम दबे लफ्ज़ों में बोल देते हैं। हम अपनी टीम को प्रेशर में नहीं लेके आना चाह रहे, दूसरों को नहीं बताना चाह रहे, लेकिन एक चीज़ है, आपको जो है बड़ी टीमों के खिलाफ जब आना है तो फिर आपने जो है फ्रस्ट्रेट नहीं होना। आपने फिर जो है वो जो अपनी लिमिटेशन में रह के आपने क्रिकेट खेलनी है। अगर आप ये कहेंगे कि भाई अगर मेरे से छक्का नहीं लग रहा, मैंने छक्का मार के दिखाना है, तो उसमें तो फिर डाउनफॉल ही होगा। यानी कुछ खामियां हैं जिस पे ओवरकम करने की जरूरत है, वो हम वक्त के साथ साथ ही बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया याहिया हुसैनी साहब इस हवाले से 92 न्यूज़ को अपना वक्त देने के लिए। उनसे पूछ ले कोई और क्वेश्चन नहीं। याहिया भाई, आमिर भाई का कहना है कोई और सवाल तो नहीं? आपका नंबर है मेरे पास, कॉल कर लूंगा। बहुत शुक्रिया आज अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद कल के मैच करेंगे इंडिया और अफगानिस्तान के बिलखुसूस मैच पे बात करेंगे कि इंडिया को किस किस्म की मुश्किलात का सामना होता है। कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, अब पाकिस्तान तो सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। जो थोड़ी बहुत खामियां हैं हम उम्मीद करते हैं कि वो उस पर जल्द ओवरकम कर लेगा और बेहतरीन परफॉर्म करेगा। सेमीफाइनल में भी स्कॉटलैंड के साथ अभी एक मैच बाकी है। आमिर भाई, अगर हम कल के मैचेस की बिलखुसूस बात करें, कल के दो बड़े मैच हैं न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड का, इंडिया और अफगानिस्तान का। एक तरफ न्यूजीलैंड और दूसरी तरफ इंडिया, दोनों को मैचेस जीतने हैं और बड़े मार्जिन से जीतने हैं। न्यूजीलैंड के तो चलें किसी हद तक चांसेस दिखाई भी देते हैं, इंडिया के चांसेस आपको कितने दिखाई देते हैं? देखिए, एक अपनी पोजीशन जो है उसको एनहांस करने की कोशिश करेगा और कल एक अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो भी परफॉर्मेंस होगी पहले मैच में, वो इंडिया को जो है वो चैलेंज करेगी। अगर न्यूजीलैंड की टीम बड़े मार्जिन से मैच हराती है, हारती है, जीतती है, हराती है स्कॉटलैंड को, तो वो प्रेशर जो है वो इंडिया के ऊपर लेके आएगा सारा कुछ। अगर उनका रन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है, इंडिया के ऊपर उतना ही ज़्यादा प्रेशर आएगा। उनका सबसे पहले तो काम यह है कि मैच जीतना है किसी तरीके से और बड़े मार्जिन से जीतना है, और वो जो बाकी मार्जिन है वो अगले मैचेस में पूरा कर सकते हैं। लेकिन जो आउटकम होगा पहले मैच का वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके आएगा इंडिया के ऊपर। सो इंडिया के लिए कल इस टूर्नामेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या समझते हैं अफगानिस्तान के लिए भी? मैं उसी तरफ आऊंगा। अफगानिस्तान के चांसेस जीतने के कितने? देखिए 50-50 है। अफगानिस्तान हैज नथिंग टू लूज, इंडिया हैज एवरीथिंग टू लूज, क्योंकि दे केम इनटू दिस टूर्नामेंट विद अ बिग रेपुटेशन कि जी उनको फेवरेट करार दिया जा रहा था। लेकिन अगर आप ये सोचें कि अगर अफगानिस्तान इंडिया से हार जाता है तो फिर न्यूजीलैंड से जीतने में उनको वो अंडर प्रेशर नहीं होंगे? वो ऑब्वियसली होंगे। देखिए, अभी तो वो उन्होंने आके फेयरलेस क्रिकेट खेली है, अभी बहुत कुछ लूज करने के लिए, क्योंकि अगर वो ये मैच भी हारते हैं तो अगर वो न्यूजीलैंड को हरा देते हैं तो उनके भी 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। न्यूजीलैंड भी 6 पॉइंट्स पे होगा और ये भी 6 पॉइंट्स पे होंगे, और रन रेट इनका बेहतर है। और इंडिया का तो फैसला 8 तारीख को जाके होगा। 8 तारीख को होगा। सो कल मेरा ख्याल है अफगानिस्तान जो है वो प्रेशर के बगैर आके खेलेगा। वो कोशिश करेगा ठीक है यार, जीते हारते हैं, लेकिन हमने मेहनत करनी है, अपनी पूरी जान लगानी है। सो कल बड़ा तगड़ा मैच होगा, और जो पहले मैच का प्रेशर है वो इंडिया को हॉन्ट करेगा। कल इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि देखिए पहले 2 मैचेस में जो आपने प्रेशर देखा सबके चेहरों में, एक तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक तो होती है ना चीज़ बैटल हार्डवुड, ये बैटल फटीग्ड है, बड़ी लंबी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, आईपीएल के मैचेस भी इनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एग्जॉस्ट नज़र आ रहे हैं, और चूंकि बॉडी जो है माइंड का साथ नहीं दे रही, इसलिए बहुत ज़्यादा इनके ऊपर जो है वो प्रेशर नज़र आ रहा है, और इनके प्लेयर भी जो है वो इन कंडीशंस में सूटेबल नहीं है जो इस वक्त टीम खेल रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर आया हुआ है। अभी आप ये देखें कि मौजूदा सूरत हाल में जहाँ पे भारत अपने 2 मैच हार चुका है, अब अगला मैच जो है ये अगर जीत जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं जीतते तो आप क्या समझते हैं कि अभी तक इन पे जो एक प्रेशर बना हुआ है वो प्रेशर मजीद कितना बढ़ेगा? देखिए, वो तो हमारे साथ होता है, पाकिस्तान आते हुए डरते थे अब ये जाते हुए, लेकिन आप इंडिया अब ये जाते हुए डरेंगे, क्योंकि देखिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है ना। अब देखिए, आपने उस दिन हाईलाइट किया था कि हैशटैग चल रहा है बैन आईपीएल, और हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। मैं नहीं समझता अभी तो वो ये अभी तो उधर बहुत ये बातें हो रही हैं कि आपके जो प्लेयर्स हैं इनको खिलाना छोड़ें, इनसे आप टीवीसी करवा लिया करें, टेलीविजन कमर्शियल करें, ये उधर से पैसा कमाते रहे। देखिए, इंडिया के साथ एक चीज़ एसोसिएटेड थी व्हेन इट केम टू बैटिंग, टेक्निकली वेल इक्विप्ड प्लेयर, hermetically टाइट जो है और सील्ड इनकी होती थी डिफेंसिव टेक्निक। अब इनके बड़े बड़े नाम हैं, आप लेना शुरू करें, बहुत लंबी लिस्ट है, ठीक है। वो उससे परे हटते जा रहे हैं। अब आप देखिए कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको आप कहेंगे रिस्टी। पहले अजरुद्दीन थे, अजरुद्दीन का जो फॉलोअप आया वो आपको वीवीएस लक्ष्मण में आया, फॉलोअप आते थे। अब मुझे आप बताएं कि ये ब्रांड था इंडिया की क्रिकेट? नहीं था। अब वो अपने ब्रांड से परे हटे हैं तो उनको प्रॉब्लम हो रहा है। हम भी अपने ब्रांड से परे हटे थे, जो हम ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते थे, हमने भी बहुत अरसा स्ट्रगल किया, हमने भी 1 ऑफ टूर्नामेंट जीता, लेकिन हमने मारी खाई। सो आपका जो ब्रांड है उसको फॉलो करेंगे, जो आपकी नीश है उसको आपने इम्प्रूव करना है, उसको चेंज नहीं करना, आपने उसमें बेहतरी लेके आनी है। आप ये जानते हैं कि इंडिया के अंदर इस वक्त जो बड़ी बहस बन चुकी है, वही जो हम रोज अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं, वो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया जो क्रिकेट खेलती है
वो इस वक्त T20 को वनडे के फॉर्मेट पे खेल रही है और आप T20 को T10 के फॉर्मेट पे खेलना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपको इस तरह के नतीजे। देखिए अब तो बातें तो होंगी, देखिए जीत के सारे बाप होते हैं, हार का कोई बाप नहीं होता, ठीक है, ये ओल्ड saying है। बेसिकली जो प्रॉब्लम है उनका, वो अपने ब्रांड से हटे हैं। जो उनके साथ एसोसिएट होती थी चीज़, कहाँ पे राहुल द्रविड़, कहाँ पे अब आप देखें 5वें नंबर पे कौन बैटिंग कर रहा है, इनका पांच, ठीक है बहुत अच्छे प्लेयर होंगे, लेकिन द वे ही हैंडल सिचुएशंस, वो आप इंडिया के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते ये वाली चीज़। सो जो आपका ब्रांड है उससे आपने अवे नहीं जाना, उसको आपने इम्प्रूव करना है, उसमें रोज़ बरोज़ आपने उसमें तरक्की करनी है, इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, तो आप जो है वो डोमिनेट करते रहेंगे। लेकिन अगर आपने चेंज किया तो आप जो है मुश्किल में आएंगे। आप क्या समझते हैं कल का न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड का जो मैच है, उस न्यूजीलैंड के कितने बड़े मार्जिन से जीतने के चांसेस हैं? देखिए अगर उनको अगर बैटिंग पहले न्यूजीलैंड की आ जाती है, टीम या दूसरी टीम में जो है वो तंग करें और थोड़ी सी भी तगड़ी टीम जो है उनको छोटे से टोटल पे आउट कर दे अफगानिस्तान जैसी टीम, तो न्यूजीलैंड को तो उनको टोटली जो है वो फ्लैट कर देना चाहिए कल के मैच में। अच्छा, तो आप दूसरे मैच में क्या देखते हैं? असगर अफगान के बगैर अफगानी टीम, उसकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी? देखिए एक तो चीज़ ये है कि असगर अफगान अगर कोई एक टूर्नामेंट खेल रहा है और वो रिटायर हो रहा है तो ये फोर्सफुली रिटायरमेंट है। सही, उनको कहा गया कि यार तू रिटायर हो जा, सही, बस करो, तेरी जगह ते वाला प्लेयर है जरा सानू बेटर सर्व कर सकता है। तो वो इसीलिए आपने देखा उनके जो इमोशंस थे और सारा कुछ, वो लग रहा था ही इज़ नॉट हैप्पी। सही, ठीक है, उनके पास उनसे बेहतर कोई रिप्लेसमेंट होगी जिसकी वजह से उन्होंने कहा भाईजान तानू असी बाहर तो नहीं बिठा सकते, तुझी रिटायर ही हो जाओ। सही। नाज़रीन, फिर कल के मैचेस को एंजॉय कीजिए। आज आपको छोड़े जाते हैं कैप्टन की शानदार परफॉर्मेंस के साथ। बाबर आजम ने आज जो 70 रन की इनिंग्स खेली है, किस तरीके से खेली है, वो मुलाहिजा कीजिए। आज हमें दीजिए इजाजत, मुझे और आमिर सुहेल को। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने